फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ द प्लेंट। प्लेंट मतलब बात पत्र के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे फाइल करते हैं, और अगर उसमें से जो किसी प्लेंटिफ को जो फाइल करना चाहिए, जो कंटेंट्स लिखना चाहिए, अगर वो नहीं लिखता तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। प्लेंट से रिलेटेड सीपीसी में 3 प्रोविजन दिए गए हैं। एक तो सेक्शन 26 है, दूसरा ऑर्डर 4 है और तीसरा ऑर्डर 7 है। ठीक है, तो सेक्शन 26, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7। लेकिन इसके पहले कि मैं प्लेन डिस्कस करूं, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं ऑर्डर 6 के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसमें लिखा गया है प्लीडिंग जनरली। तो प्लीडिंग जनरली का क्या मतलब है, देखिए जब यहां लिखा गया, ये भी इसको भी पढ़िएगा, मैं इसको डिस्कस ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत जनरल चीजें लिखी गई हैं जो आपके मोटे तौर पर बता देता हूं। ऑर्डर 6 का रिलेशनशिप दोनों से ही है, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट हो चाहे वो प्लेंट हो। तो जो प्लेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट है, दोनों के प्रोविजन अलग अलग दिए गए हैं। तो पहला प्रोविजन प्लेंट का तो मैंने बता दिया आपको, सेक्शन 26, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7। और WS का देखिए, जब कोई आप प्लेंट दायर करते हैं उसका जवाब भी आता है, तो जो आंसर आता है उसे कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लेंट के बाद समन जारी होता है, जो समन जारी होता है उससे रिलेटेड 2 प्रोविजंस हैं। मैं रेफर कर दूं आपको ताकि जब किताब खोल के देखें तो आपको दिक्कत ना हो। पहले हमने प्लेंट जारी किया, सबसे पहला काम होता है प्लेंट जारी करना, प्लेंट लिखना। प्लेंट पे बात पत्र कहते हैं, तमाम चीजें लिखी जाती हैं। उसमें सब कुछ फैक्ट इन इशू नहीं होता, बल्कि उस बाद पत्र में, उस प्लेंट से जब आप उसको कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट उसी से इशूज फ्रेम करती है। इशूज फ्रेम करना मैंने बताया था आपको कि इशूज वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर कोर्ट को एक्चुअली डिसीजन देना है। लेकिन प्लेंट में बहुत सारी, क्योंकि प्लेंट में तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी होती है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता। 50 पन्ने का प्लेंट है, 40 पन्ने का प्लेंट है, लिखा जाता है, ट्रेडिशन है लिखने का, लेकिन कोर्ट यही पूछती है कि आपका रिलीफ क्या है, आप चाहते क्या है। तो जब आप चाहते क्या है उसे ही प्लेंट में लिखा जाता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो प्लेंट का जो अपोजिट होता है, अपोजिट पार्टी उस प्लेंट के खिलाफ लिख के आती है, उसे कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में उस प्लेंट का जवाब होता है, वो जवाब रिलेवेंट होना चाहिए, वही जवाब दे जो फैक्ट इन इशू में दिया गया है। अब इन दोनों को बारे में अगर आप देखेंगे कि प्लेंट जो ऑर्डर 7 में और रिटर्न स्टेटमेंट जो ऑर्डर 8 में लिखा गया है, जो प्लेंट का जवाब होता है, ठीक एक दूसरे के बाद आए हैं। ऑर्डर 7 में प्लेंट है, ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट है। प्लेंट इनके अलावा भी 2 प्रोविजन में है, सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में। तो जब हम बात करते हैं प्लेंट की या रिटर्न स्टेटमेंट की, तो कुछ चीजें उसमें कॉमन होती हैं। वो कॉमन चीजें क्या हो सकती हैं, उसको मेंशन किया गया है ऑर्डर 6 में। हम जब डिस्कस कर रहे थे रेस जुडिकाटा या और कोई टॉपिक, मैंने बताया था आपको कि जो भी पार्टी मुकदमा लेके जाती है उसमें जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट मटेरियल फैक्ट होते हैं। उन्हीं मटेरियल फैक्ट्स को एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में कहते हैं फैक्ट इन इशू। और अगर ये मटेरियल फैक्ट्स पर कोर्ट अपना जजमेंट देती है, तो मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जिस पर कोर्ट से रिलीफ मांगी जाती है। तो वही फैक्ट्स, उसको आप अलग तरह कर सकते हैं, सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली। फैक्ट इन इशू तो सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली, जब आप रेस जुडिकाटा देखेंगे तो जो फैक्ट सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली है वो ऑर्डर 6 में रूल 2 के फैक्ट्स हैं। अभी थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो ऑर्डर 6 रूल 2 में जो फैक्ट्स होते हैं वही रेस जुडिकाटा के लिए सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली होते हैं, वही मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, वही सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट के लिए फैक्ट इन इशू भी होते हैं। अगर ये फीचर्स है तब तो कोर्ट अगर उन पर जजमेंट देगा तो दोबारा उसको लेकर के आप उसी कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नहीं तो सारा
प्लेंट में सब कुछ लिखा हो, वो सारा लैटरली, कोलैटरली एंड इंसिडेंटली होगा, वो डायरेक्टली सब्सटेंशियल नहीं होगा। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वही मैटर होगा जो ऑर्डर 6 रूल 2 में लिखा जाता है, या ऑर्डर 2 रूल ऑर्डर 6 रूल 2 से 4 में लिखा जाता है। ये सब तमाम चीजें डिस्कस की जाती हैं, लिखी जाती हैं, जिन पर एक पार्टी जो मुकदमा लेके जाती है अपना रिलीफ क्लेम करती है। तो अब डिस्कस करने से पहले थोड़ा बता दें आपको ऑर्डर 6 के बारे में। इसमें है प्लीडिंग जनरली। तो प्लीडिंग जनरली का मतलब, प्लीडिंग का अर्थ होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों। ये ऑर्डर 6 के रूल 1 में क्लियर कर दिया गया है। प्लीडिंग एक्चुअली यही फाउंडेशन ऑफ लिटिगेशन होता है और यही सब्सटेंशियली डायरेक्टली फैक्ट होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्लीडिंग जनरली। और कोशिश की जानी चाहिए जहां तक संभव हो, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो, चाहे प्लेंट हो, पूरे अपने सब्जेक्ट मैटर को एज ए होल प्रोड्यूस करना चाहिए, टुकड़ों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पीस मिल में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका कोई इंटरप्रिटेशन में अर्थ नहीं निकलेगा। इसी से रिलेटेड एक सेक्शन और भी जान लीजिए, एक प्रोविजन और भी जान लीजिए, सलमान शायद नहीं आपके है, वो है ऑर्डर 2 रूल 3। कल हमने डिस्कस किया था ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 में जितने रूल्स दिए गए हैं वो रिलेटेड हैं पार्टीज के बारे में। जो पार्टी प्लान को लेके जाती है उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। पार्टी अकेले होगी, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज होंगी, नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज होंगे, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, रिमटेटिव सूट अगर है तो कैसे लाया जाएगा, किस पर अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, ये दिया गया है पार्टीज टू द सूट ऑर्डर 1 में। ऑर्डर 2 में उसी का थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है। ऑर्डर 1 में पार्टीज के बारे में कहा गया है और ऑर्डर 2 में सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। जो कुछ कोर्ट में लेके आप जाते हैं वो एक बार में कहिए, एक साथ कहिए, टुकड़ों में मत कहिए। तो ये दिया गया है ऑर्डर 2 रूल 3 में। ऑर्डर 2 रूल 3 में यही लिखा गया है कि अगर आपकी रिलीफ में कई पार्ट हैं तो सारे पार्ट एक साथ आने चाहिए, या अगर आप रिलीफ 1 से 2 या 3 सब्जेक्ट पर कर रहे हैं, आपके प्लेंट में तीनों साथ आना चाहिए। और अगर साथ नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, जजमेंट कोर्ट दे देगी, क्योंकि जवाब तो डिफेंडेंट उसी प्लेंट पर ही देगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि अगर एक बार मुकदमा लेकर कोर्ट में चले गए तो दोबारा उसी पर दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, वो भी रिजुडिकेटा हो जाएगा, क्योंकि रिजुडिकेटा केवल सब्सटेंशियली एंड इशू पर नहीं होता जो रेस किया गया है, बल्कि जो रेस किया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रिजुडिकेटा। इसीलिए ऑर्डर 2 रूल 3 में कहा गया है कि प्लेंट में सारे मैटर को साथ रेस करिए, क्योंकि जब आप दोबारा अगर वो मैटर आपने ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है, या ओमिट हो गया आपसे, तो दोबारा कोर्ट की परमिशन लेकर के उसको फिर से आप अमेंड करिए अपने प्लेंट को। अभी अमेंड प्लेंट पर हम आ जाते हैं, इसी लेकर के अमेंड करिए उस प्लेंट को। अमेंड करने के बाद फिर रखिए, क्योंकि अगर आप प्लेंट में वो मैटर नहीं रखेंगे जो आपको रखना चाहिए था तो रिजुडिकेटा हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर 2 रूल 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि अगर कोई मैटर है, कोई रिलीफ है, उस रिलीफ के 2 पार्ट हैं, जैसे पोजीशन है, ओनरशिप है, किराया है। तो रिलीफ के 3 पार्ट हो गए, इन तीनों पार्ट्स को एक साथ लेके आइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं दोबारा 3 प्लेंटिफ्स से फायर करें और कोर्ट अल्टीमेटली मना कर देगी, क्योंकि वो कहेगी कि आपको इसे सेक्शन 11 रिजुडिकेटा वाले चैप्टर में कि इससे पहले आपको रेस करना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसलिए इस पर फिर रिजुडिकेटा अप्लाई करेगा। तो दूसरा पार्ट होता है कि अगर रिलीफ जैसे मैंने कहा 2 है, 3 है, 4 है, जितनी रिलीफ हो एक साथ लेकर के आइए। अभी डिपेंड करता कोर्ट पर कि जितनी रिलीफ्स हैं उसकी डिक्री एक साथ देगी या अलग अलग देगी। अगर डिक्री अलग देगी तो पहले डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, अंतिम डिक्री फाइनल डिक्री होगी। इस तरीके से जो सीपीसी के जो चैप्टराइजेशन है किए गए हैं। तो प्लेंट के पहले हम थोड़ा बता दें आपको प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 आपके सिलेबस में भी है, इसलिए बता रहा हूं आपको। ये ऑर्डर 6 में दिए गए हैं और इसमें 18 रूल हैं टोटल। और कोशिश होनी चाहिए कि जितना पॉइंट आपको रेस करना है कोर्ट के सामने, इसमें इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ऑर्डर 2 रूल 3 से पढ़ के देखिए इसको। तो इसमें ये खुद कहा गया है
प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, दोनों होता है। तो जब ऑर्डर 6 को आप देखेंगे लिखा गया प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग जनरली का मतलब चाहे वो प्लेंट का पार्ट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट का पार्ट हो, उतना तो आपको दोनों पार्टीज को लिखना ही लिखना प्लेंट में। तो जो प्लेंट में लिखा जाता है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था आपको मटेरियल पार्ट होता है, जो रूल 2 में दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि आपका एविडेंस से मतलब नहीं, आपको फैक्ट देना है कोर्ट के सामने। तो ऑर्डर 6 रूल 2 में आप कोर्ट के सामने वो फैक्ट देंगे जिस पर आपको रिलीफ चाहिए। जो आपको रिलीफ चाहिए, जो आप नहीं उठाएंगे तो वो कॉन्स्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा हो जाएगा। अगर वो नहीं उठाएंगे तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में फैक्ट इशू होगा ही नहीं, वो तो कोर्ट जजमेंट क्या देगी। इसलिए हमेशा होता रूल 2 में लिखा गया है एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन वर्डली स्टेटमेंट इन ए कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मटेरियल फैक्ट्स। जो मैंने बताया वही मटेरियल फैक्ट जो आप जिस पर रिलीफ क्लेम करनी है आपको। जो नहीं करेंगे तो वही रेज जुडिकेटा हो जाएगा। नहीं करेंगे दोबारा ऑर्डर 2 रूल 3 में उस पर आप दोबारा मुकदमा पुनः नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमेशा प्लीडिंग्स में प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसे मटेरियल फैक्ट लाना चाहिए जिस पर रिलीफ चाहिए, और डिफेंडेंट को उन्हीं पर जवाब भी देना चाहिए। इसी ऑर्डर 6 में भी लिखा गया, डिटेल नहीं जाएंगे इसको लेकर, बहुत सिंपल है ये, इसलिए पढ़ लेंगे आप। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बताएंगे आपको। तो रूल 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हमने बताया। और जो प्लीडिंग की जाती है, जो लिखा जाता है, उसका एक फॉर्मेट है, हमने बताया था शेड्यूल 2 में अपेंडिक्स ए में दिया गया फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में सब लिखे जाते हैं। और जितना मैक्सिमम आप अपने केस को क्लियर करने के लिए, अपने प्लेंट को क्लियर करने के लिए, अपने बात को क्लियर करने के लिए जितना फैक्ट दे सकते हैं उतना ही फैक्ट दीजिए जितना नेसेसरी हो, उससे कम भी ना दीजिए। और अगर ध्यान रहे, अगर आप नहीं देते हैं तो ऑर्डर 6 के रूल 7 में लिखा गया है कि ये प्लेन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा मैटर देते हैं जो प्लेंट में नहीं दिया है, जो मुकदमे के दौरान, प्लीडिंग के दौरान जो आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल नहीं सकते जब तक कोर्ट की परमिशन न हो। और कोर्ट परमिशन रूल 7 में तभी देगी जब कोर्ट को यह महसूस होगा, कोर्ट की ओपिनियन होगी कि ऐसे कोई कारण थे जिसके कारण से आप प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। कोई आंधी तूफान आ गया था, रेल की पटरी हड़ताल करने वालों ने तोड़ डाली थी, बाढ़ आ गई थी, तो कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम उन फैक्ट्स को बदलना चाहते थे मगर बदलने के लिए हम नहीं आ पाए, या हम आवेदन नहीं दे पाए, उसके अपने रीजन है, या हमको पूरी जानकारी नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट रूल 2 रूल 7 इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। और रूल 14 ऑर्डर 6 का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है रूल 14 में कि प्लीडिंग जब आप लेंगे तो उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। बिना सिग्नेचर के कोई प्लेंट का कोई, हालांकि सिग्नेचर बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे सिग्नेचर है रूल 14 में या 15 में वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स है। वेरिफिकेशन कौन करेगा? शपथ पत्र पर एफिडेविट भी आप करते हैं, आपका वकील भी करता है, आप भी करते हैं। ये दोनों फैक्ट्स इर्रेगुलर फैक्ट्स हैं, इसकी वजह से कोई पर्वत नहीं टूट जाएगा आपके ऊपर, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। इसको बाद में भी आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेंट में अगर मटेरियल फैक्ट लिखा गया है तो हो सकता है आपने सिग्नेचर न किया हो, या भूल गए हो, या वेरिफिकेशन ना हो पाया हो। क्योंकि बेसिक चीज क्या है? सच्चाई। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका प्लेंट सही है तो रूल 14 और 15 में वेरिफिकेशन नहीं भी हुआ है तब भी कोर्ट अपील में इसे ठीक कर देगी, और अगर आप लायबिल एलिजिबल हैं तो आपको रिलीफ दे देगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने मेंशन नहीं किया, रूल 14 में नहीं किया, 15 में नहीं किया है, लेकिन हर हालत में ऑर्डर 6 के रूल 2 में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको देना चाहिए। हालांकि कोर्ट को पावर होती है इसी ऑर्डर 6 के रूल 16 में कि वो जो फैक्ट्स इमटेरियल है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, लेकिन अलर्टनेस दिखाई जानी चाहिए हमेशा प्लेंटिफ के पार्ट पर। तो मान लीजिए कोई भूल चूक हो गई, नहीं कर पाए, तो ऑर्डर 6 में ही रूल 17 और 18 दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आते हैं, हर एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो रूल 17 में कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है प्लेंट को अमेंड करने की, एक समय देती है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का,
कि आप अमेंड कर लीजिए रूल को, अपने प्लेंट को, और अमेंडेड प्लेंट आप अगर गलती हो गई है ऑर्डिनल प्लेंट में तो अकॉर्डिंगली उसमें चेंज कर दीजिए। तो ये रूल 17 में दिया गया है। इसका लिमिट होता है, आप देखिए कोर्ट ही लिमिट देती है कितना देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, कहां पर था, आ सकता नहीं आ सकता, बीमार पड़ गया था, उसके घर में कोई हादसा हो गया था, तो ये एक्सप्लेन कर देता है तो कोर्ट उसको परमिशन दे देती है। लेकिन ये किसी भी हालत में कोर्ट आपको 14 दिन से ज्यादा, रूल 18 में लिखा गया है 14 दिन से ज्यादा परमिशन आपको नहीं देगी, जब तक कि आप उसको एक्सप्लेन ना करें कि हम क्यों नहीं आ पाए। जैसे रीजन मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो उसके कंट्रोल के बाहर हो सकते हैं। स्ट्राइक्स है, रेल करना जाना, ट्रेन लेट हो गई है, कचहरी में हड़ताल हो गई 2 दिन, मान लीजिए 2 दिन ऐसे निकल गया, तो ऐसे रीजंस जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके उसमें प्लेंट को अमेंड किया जाता है। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट ऑर्डर 6 रूल 17-18 में दिया गया है। मैक्सिमम पीरियड 14 दिन का है, जब तक कोर्ट को आप सेटिस्फाई न कर सके कि और आपने टाइम से क्यों नहीं अमेंड किया, और अमेंडमेंट लेट होता है तो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। तो इसमें आप देखिए कि 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो रूल 2 है जिसमें लिखा गया प्लीडिंग हमेशा मटेरियल फैक्ट पर होनी चाहिए, वो फैक्ट जिन पर कोर्ट से रिलीफ ग्रांट होनी चाहिए, वो फैक्ट जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में फैक्ट इशू होना चाहिए, और वो फैक्ट जिसको अगर आप नहीं लाएंगे तो वो रिजुडिकेटा हो जाएगा, बिकॉज इट आट टू हैव बीन रेज्ड, इसे उठाया जाना चाहिए था और नहीं उठाया गया तो आपकी गलती, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिजुडिकेटा। अब ये इतना था प्लेंट के बारे में। हमने आप प्लीडिंग जनरली के बारे में जो बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम प्लेंट आगे डिस्कस करेंगे प्लेंट के बारे में तो इतनी बातें, मोटी मोटी बातें आप जान लेंगे क्या क्या प्लेंट में होना चाहिए। अब हम आते हैं प्लेंट पर। तो प्लेंट जैसा आपको मालूम है कि पहला स्टेप होता है किसी सूट को फाइल करने का। तो प्लेंट से रिलेटेड प्रोविजन, पहला प्रोविजन है सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 में लिखा गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सूट्स कैसे इंस्टीट्यूट करेंगे, इसमें लिखा गया सेक्शन 26 में सूट को हमेशा प्लेंट से ही दायर करना चाहिए, या अदर कोई प्रोविजन दिया गया है। अदर कोई प्रोविजन क्या हो सकता है, सूट दायर की, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन, हिंदू सेक्शन एक्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो जब तक कोर्ट आपको अदर कोई मेथड, जब तक सीपीसी कोई अदर मेथड डिस्क्राइब नहीं करती है तब तक प्लेंट, सूट हमेशा प्लेंट से दायर होगा, जो सेक्शन 26 में कहा गया। देखिए पहला सेक्शन 26 में है रूल, इसमें सेक्शन 26 में 2 रूल दिए गए हैं, रूल 1 और रूल 2। तो रूल 1 में कहा गया है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। देखिए शैल बी इंस्टीट्यूटेड मतलब नॉट मे बी, प्लेंट से ही और केवल प्लेंट से ही इंस्टीट्यूट हो सकता है और किसी अदर तरीके से इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है जब तक कि कोई अदर मैनर प्रस्ताइब नहीं है। तो सीपीसी में कोई अदर मैनर प्रस्ताइब नहीं है, जो मैनर प्रस्ताइब्ड है वो केवल अदर इंस्टीट्यूट्स में है। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सेक्शन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, या अदर एक्ट्स हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एक्ट है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि प्लेंट को हमेशा और हमेशा, सूट को हमेशा प्लेंट और प्लेंट से ही आना चाहिए। अब ये दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेंट का कोई मतलब नहीं है अगर उसको अफिडेविट से, तो अफिडेविट देना जरूरी होता है। लेकिन मैंने पहले कहा आपको अफिडेविट भी मतलब जो प्लेंट प्रूफ होना चाहिए वो अफिडेविट से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है यहां शैल का मतलब में हो सकता, मतलब अगर अफिडेविट नहीं भी है, अफिडेविट आप बाद में भी दे सकते हैं। तो सेक्शन 26 में 2 बातें मैंने बताई आपको। एक तो ये कि किसी भी प्लेंट को, किसी सूट को केवल प्लेंट से और केवल प्लेंट से ही कोर्ट में लाया जा सकता है, और दूसरा है कि जो प्लेंट है उसे प्रूव होना चाहिए, उसकी सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए, और एफिडेविट से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। यह है रूल, यह है सेक्शन 26 में। दूसरा प्रोविजन है रूल 4 में। देखिए प्लेंट से रिलेटेड 3 प्रोविजन है, पहला सेक्शन 26, दूसरा रूल 4 और तीसरा रूल 7 जिसकी बात हम करने जा रहे हैं अभी। तो रूल 7 के पहले मैंने आपको इतने बैकग्राउंड से बता दिया ताकि रूल 7 को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रूल 4 भी आप देखिए, रूल जो सेक्शन 26 में है उसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स
ये लिखा गया है कि सूट को केवल प्लेंट और प्लेंट से ही आप प्रोड्यूस करेंगे और किसी तरीके से नहीं। उसी चीज को थोड़ा और क्लेरिफाई किया गया ऑर्डर 4 में। ऑर्डर 4 में कहा गया, अब देखिए जब आप ऑर्डर पर आते हैं तो ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है, डिटेल प्रोसीजर। जो कुछ सेक्शन में छूट गया हो या जो कुछ सेक्शन का अलावा बताना जरूरी हो वो ऑर्डर में बताया जाता है और उसे ऑर्डर के रूल में बताया जाता है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आया है ऑर्डर 4 में। तो ऑर्डर सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में कहा गया है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड प्रेजेंटिंग ए प्लेंट इन ए डुप्लीकेट ऑफ द कोर्ट। तो सेक्शन 26 में कहा कि प्लेंट होना चाहिए और ऑर्डर 4 में क्या कह रहा है, प्लेंट कैसा होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए। मतलब एक कॉपी कोर्ट में होगी और एक कॉपी अपने पास आप रखेंगे लेकर के। तो डुप्लीकेट में जरूर होना चाहिए, अगर डुप्लीकेट में नहीं होगा तो प्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऑर्डर 2 में आप देखेंगे दो ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है, वो है ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7। ऑर्डर 6 मैंने बता दिया आपको, ऑर्डर 6 वही है जिसमें सेक्शन रूल 2 में मटेरियल फैक्ट्स है, रूल 14 में स्पेसिफिक फैक्ट्स है, रूल 17-18 में अमेंडमेंट्स है। इतना जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है ऑर्डर 4 का रूल 2 कि कोई भी प्लेंट आप दायर करें उसमें ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7 के बारे में जैसे जैसे उसमें प्रोविजन दिया गया है वो चीजें उतने फैक्ट जरूर मेंशन होना चाहिए। तो ऑर्डर 6 में प्लीडिंग जनरली है, ऑर्डर 7 में रिटन स्टेटमेंट है जो भी ऑर्डर 6 के बाद आएगा। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 दोनों साथ हैं। तो ऑर्डर 6 में प्लीडिंग जनरली दोनों के बारे में लागू होता है, प्लेंट और डब्ल्यूएस के बारे में दोनों बारे में लागू होता है, और ऑर्डर 7 में केवल डिफेंस अपना जो पक्ष रखता है उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। अब ये एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि ऑर्डर 7 में कि जब आप प्लेंट लेके जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर 1 और 2 अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, यहां पे अमेंडमेंट कर जोड़ दिया गया। डिस्कस क्या किया मैंने आपको ऑर्डर 1 में कि पार्टी सही होनी चाहिए, मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ऑर्डर 2 में क्या मैंने रूल किया, स्पेशली ऑर्डर 2 रूल 3 में कि अपने फैक्ट को अपने प्लेंट में जो कुछ अपने मुकदमे में लाना हो, जिस पर रिलीफ क्लेम करना हो, उसको एक बार कह दें। अगर उसको चीज छूट गई है, ओमिट हो गई है या इग्नोर कर दिया आपने तो उस पर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब अगर आपको करना हो तो और रूल 17-18 में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दीजिए और अमेंडमेंट कोर्ट परमिट करेगी टाइम, उस टाइम के भीतर अमेंडमेंट कर दीजिए, तभी रूल आपका वैलिड हो गया। तो रूल एंड 1-2 में जो मेंशन किया गया है वो प्रोसीजर भी अडॉप्ट होना चाहिए प्लेंट में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रूल 2 में जो दिया गया है, तो रूल 1 में 3 चीजें मैंने बताई आपको। पहला तो ये कि प्लेंट को हमेशा डुप्लीकेट होना चाहिए, दूसरा प्लेंट में हमेशा लिखा होना चाहिए वो मटेरियल जो ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 में लिखा गया है जहां तक संभव हो, और रूल 3 में लिखा गया है रूल 1 के कि प्लेंट में ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को फॉलो करना चाहिए। मतलब पार्टी सही होनी चाहिए और जो कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक साथ उठा देना चाहिए, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं। तो रूल 2 का मतलब है मटेरियल फैक्ट ही रखिए और उसके अलावा कुछ मत रखिए, एविडेंस वगैरह रखने की कोई न जरूरत है न उसकी कोई वैल्यू होगी। और इसी ऑर्डर 6 के रूल 2 में ये बता रहे हैं कि जो कोर्ट के सामने देखिए रूल 2 दोनों के लिए, कोर्ट के लिए भी, पार्टीज के लिए भी, प्लेंटिफ के लिए भी है कि जो हम प्लेंट लेके जाएंगे वो सीक्वेंस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कुछ लिख दिया बाद में कुछ लिख दिया। जो आपकी रिलीफ हो वो एक सिस्टमेटिक वे में हो, पहले क्या है, दूसरे क्या है, तीसरे क्या है। जनरली आप देखेंगे चाहे कोई भी मटेरियल हो तो पहला आदमी नेता होता है, पहले एग्जाम में वही जाता जो आप पहले लिखेंगे। इसलिए हम बराबर आपसे कहते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में आप भी सीरियल बनाइए, सबसे पहले वही पॉइंट लिखिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि वही एग्जामिनर की निगाह में जाता है। इसी तरीके से प्लेंट में भी एक रजिस्टर होता है कोर्ट के सामने, जिसे कहते हैं रजिस्टर ऑफ सूट्स। तो जब आप प्लेंट को रखेंगे तो उसमें अटैच कर देते हैं, एक कॉपी अटैच हो जाती है उसकी। इसके साथ साथ जो क्लर्क होता है कोर्ट का, जो पेशकार होता है, उसमें लिखता है रजिस्टर में
सारा कुछ उसी क्रम में लिखेगा जिस क्रम में उस प्लेंट में लिखा गया है, और उस ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत हो, प्लेंट गायब हो गया कोर्ट से, तो रजिस्टर निकाल के देख ले कि आपका ये प्लेंट था, आपका नाम पता है, आपने इस क्रम में इसको लिखा है। रजिस्टर ऑफ प्लेंट देखिए इसलिए होता है कि उसी रजिस्टर के हिसाब से सूट पर नंबर पड़ता है। जब आप प्लेंट लेके जाते हैं तो कोर्ट उस पर नंबर डालती है। बिना नंबर के मान लीजिए 10 साल बाद मुकदमा लगा तब क्या करेंगे, तो सूट उसी नंबर से ट्रेस होता है। आप देखिए कंप्यूटर में कोई पासवर्ड होता है, तो समझिए नंबर है, ये कोर्ट का पासवर्ड है जो कोर्ट में रखा जाता है, और जिस पर निगाह जज की भी होनी चाहिए कि एंट्री गड़बड़ ना हो, सही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आप तो सूट फाइल कर दिए, सूट फाइल करने के बाद आपका काम खत्म हो गया। तो ये काम क्लरिकल स्टाफ का होता है, ये काम कोर्ट का होता है कि वो इंश्योर करे। तो हमेशा जो सिविल सूट होता है उसका नंबर होना चाहिए, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3, सूट नंबर 4। तो जब नंबर फॉर्म में रखेंगे तभी उस सूट को प्रॉपर कहा जाएगा। तो ऑर्डर 4 में 2 चीजें हैं। पहला तो यह है कि सूट डुप्लीकेट में होना चाहिए, और ऑर्डर 6 और 7 को फॉलो करना चाहिए, और ऑर्डर 1 और 2 को ही फॉलो करना चाहिए। मैंने आज डिस्कस कर दिया आपको। और दूसरा रूल कह रहा है इसका एक रजिस्टर बनाना चाहिए, जो रजिस्टर इसका सीक्वेंस बताएगा कि सूट नंबर क्या था, 2 था, 3 था, 55 था, 1001 था। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स में। एक तो सेक्शन 26 मैंने बताया आपको कि सूट प्लेंट से ही दायर होना चाहिए, अदर किस तरीके से नहीं। ऑर्डर 4 में बताया मैंने आपको कि डुप्लीकेट में होना चाहिए, और सूट तभी वैलिड होगा जब ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो दिए गए नियम, जो मैंने बताया भी आपको, वो कंटेंट्स होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक फैक्ट होना चाहिए जो प्लीड करना चाहते हैं आप। और अगर मटेरियल फैक्ट नहीं गया है तो अमेंड करिए उसको, और रूल 17 और 18 में मैक्सिमम 14 दिन का टाइम होता है जब तक कोर्ट के पास उसको बढ़ाने का रीजन न हो। और रूल 2 में रजिस्टर बताया मैंने आपको, रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ सूट्स का होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रूल 7 को। चलिए इसको कल डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है, 28 मिनट हो गया है, तो हम कल डिस्कस करेंगे रूल 7 जो एक्सक्लूसिवली प्लेंट से रिलेटेड है। तो प्लेंट से 3 प्रोविजन है, सेक्शन 26, रूल 4 और रूल 7। तो रूल सेक्शन 26 और रूल 4 मैंने बता दिया आपको। कल डिस्कस करेंगे रूल 7 जो प्लेंट को और आगे बढ़ाता है, जिसमें कुछ और प्रोविजंस हैं जो हर पार्टी को, जो हर प्लेंटिफ को उस प्लेंट में देना चाहिए। थैंक यू।